अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल तुम संग महकने लगे रास्ते बाय मरियम अज़ीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 5। इनका अंदाज़ इतना शफ़क़त भरा था कि वो आराम से 2 स्लाइस खा गई थी। थोड़ी देर सो जाओ, इसकी बंद होती आंखों को देखकर वो बोली तो इसने सर हिला दिया क्योंकि इसे वाकई नींद आ रही थी। शायद इंजेक्शन का असर था। वो इसे सहारा देकर कमरे में ले आई। तुम बात लेना चाहोगी? इनके पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिला दिया। तो कपड़े तब्दील कर लो। मेरे कपड़े तुम्हें खुले होंगे लेकिन मजबूरी है। इनके कहने पर वह मुस्कुरा दी थी। इसे कपड़े पकड़ाकर वो बाहर चली गई थी। जैकेट उतारकर कितनी देर तक वो इसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से बेड पर रख दिया। इसे नज़रें घुमाकर देखा तो इसे एक और दरवाज़ा नज़र आ गया। वो यकीनन वॉशरूम का था। बेड पर लेटते ज़ख्मों में दर्द होने लगा। कुछ देर तो बेचैनी से करवटें बदलती रही, लेकिन फिर नींद की वादी इस पर में चली गई। वो गहरी नींद में थी, लेकिन कोई ऐसा एहसास था जिसने इसे आँख खोलने पर मजबूर कर दिया। वो एकदम उठकर बैठी। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा फैला था। वो ना समझने वाले अंदाज में सामने दीवार को देखने लगी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने चौंक कर दरवाजे को देखा था। तीसरी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था और कमर बेगम अंदर दाखिल हुई थी। उठ गई बेटा? वो इसके करीब आकर बोली तो वो मुस्कुरा दी। आपके अब्बू आए हैं। उसने इनकी तरफ देखा जैसे उसे यकीन ना आया हो। वो तेज़ी से बेड से उतरने लगी, लेकिन बायां पाँव ज़मीन पर रखते ही कराह कर वहीं बैठ गई। कमर बेगम ने जल्दी से इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे उठने से रोका। तुम बैठो, मैं उन्हें यहीं बुला लाती हूँ। वो कहकर बाहर निकली। वो दोनों मुठ्ठियाँ भींचे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इसने सोचा वो इनसे आराम से बात करेगी, रोकर इन्हें परेशान नहीं करेगी। इसके बरअक्स इसकी आंखें बार बार भर आ रही थीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। असगर साहब इसके करीब आकर बैठ गए थे। वो यूं ही सर झुकाए बैठी थी। तहज़ीब, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा था तो इसका सब्र का बंधन टूट गया। वो इनके गले लगकर रोई थी, इतना रोई थी कि वो ज़ब्त के बावजूद खुद भी रो पड़े थे। कमर बेगम जो चाय का पूछने आई थी, उन दोनों को यूँ रोता देखकर वहीं रुक गई। लेकिन काफ़ी देर तक जब वो दोनों चुप न हुए तो इन्हें आगे बढ़ना पड़ा। बस बेटा चुप कर जाओ, अब सब ठीक हो गया है और आप यूँ रोगी तो आपके अब्बू भी परेशान हो जाएंगे। वो इसका सर सहलाते हुए बोली तो असगर साहब ने अपने आंसू साफ़ करके इसका चेहरा साफ़ किया। इसका चेहरा साफ़ करते उन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा तो इनका दिल कट कर रह गया। तहज़ीब ने चेहरा साफ़ करके असगर साहब की तरफ देखा तो नज़र इनके पीछे खड़े मानी से टकराई। वो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सब कैसे हुआ? असगर साहब के सवाल पर इसे मानी पर से नज़रें हटाकर इन्हें देखा और फिर जो हुआ था उसने सब कुछ बता दिया। वो कोई गैर तो नहीं थे कि वो उनसे छुपा दिया जाता। सारी बातें सुनकर असगर साहब का तो रंग सफ़ेद पड़ गया। कितनी देर यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। ताया जी चलें, मानी की आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर इसे देखा। SSP साहब से मुलाकात हो सकती है? असगर साहब ने कमर बेगम को देखा। वो कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन गया है। ओह, असगर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए किया, अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर दे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने बहादुर और नेक बेटे की माँ हैं। तहज़ीब ने चौंक कर बाप के चेहरे को देखा। इसे न जाने क्यों अपने बाप के लहजे में बेटे की महरूमी का एहसास हुआ था। भाई साहब, रात होने वाली है और तहज़ीब को डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना किया है। आज आप यहीं रुक जाएं, मैं दाऊद को फ़ोन कर देती हूँ, इससे भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत माज़रत चाहता हूँ बहन, तहज़ीब की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसे पहले ही वहम था, फिर तहज़ीब ना पहुँचने पर इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तहज़ीब ने परेशान होकर अपने बाप के चेहरे को देखा। तहज़ीब खुद भी माँ को देखने के लिए बेचैन थी। वो घर दाखिल हुआ तो दानियाल और कमर बेगम टीवी देख रहे थे। वो सलाम करता सोफे पर बैठा। इसकी मतलाशी नज़रों ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। वो कहाँ है? इसके फादर आए थे। मैंने तुम्हारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया था पर तुम्हारा मोबाइल ऑफ था,
इसकी गुमशुदगी पर इसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी निकल गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने के बाद उन्होंने दाऊद का चेहरा देखा और सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। दाऊद, उनके पुकारने पर वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं तो। इसने दोनों हाथों से बालों को संवारा था। फिर तुम इनके जाने का सुनकर परेशान क्यों हो गए हो? कहीं इन केस के सिलसिले में इनकी ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं, इसका बयान तो ले लिया था। वो बस सोच रहा था कि इसकी कंडीशन ऐसी तो नहीं थी कि वो सफ़र करती। टीवी देखते दानिया ने गौर से दाऊद की तरफ देखा। हाँ, ये तो है, पर वो क्या कर सकती थी? फिर इसको जाना तो था। कमर बेगम के कहने पर गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं, आप खा लें। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो फाइल ढूंढते हुए इस कमरे में आया था जो गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। साइड टेबल की दराज में बंद करके वो यूं ही मुड़ा। इसकी नज़र बेड की साइड पर रखी अपनी जैकेट पर पड़ी थी। वो बेसाख्ता इसको उठाने के लिए झुका था। जैकेट को हाथ में लेते ही एक अजीब सा एहसास के हसार में आ गया। इसे लगा जैसे वो इसके बाजू के हसार में है। इसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और वो चेहरा इसके सामने था, बिल्कुल वाज़ेह। हालांकि उसको यकीन था इसने इसे इतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन वो पूरी खूबसूरती के साथ इसके तस्वर के जहान में आबाद थी। इसने आंखें खोलकर दोबारा जैकेट को देखा। जैकेट को तय करते वक्त इसे आवाज़ सुनाई दी और इसने उलझकर जैकेट को देखा और हाथ जेब में डाला। अगले ही पल इसकी हथेली पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। वो मुस्कुराकर इन्हें देखता रहा और किसी मजाक की तरह इसे दोबारा कोट की जेब में रख दिया। आहट पर इसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कमर बेगम खड़ी थी। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। खैरियत? वो जैकेट दाएं बाजू पर डालकर बोला। हाँ, खैरियत है। वो मेजर हामिद का फ़ोन आया था। उन्होंने वाज़ेह बात तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है वो जवाब मांग रहे हैं ताकि कोई रस्म कर सकें। और दाऊद की कुछ देर पहले महसूस की जाने वाली कैफियत हवा हो गई। तो फिर बेटा, क्या जवाब दूँ इन्हें? मामा, आप इन्हें मना कर दें। क्यों? वो हैरान होकर इसे देखने लगी। पता नहीं, वो उकताकर बोला। ये तो कोई वजह ना हुई। मामा, अभी रहने दें, अभी मुझे बहुत से ज़रूरी काम पे जाना है। अच्छा रुको, तो ये जैकेट तो देते जाओ, धुलवा कर रख दूँगी। नहीं, वो जल्दी से बोला, ऐसे ही ठीक है। इसके नज़रें चुराने पर वो हैरान होकर इसे जाते देखने लगी। इसके जाने के बाद उन्होंने जैकेट को उलट पलट करके देखा और फिर कुछ ख्याल आने पर जेब में हाथ डाला तो अंदर से कांच के टुकड़े निकले थे। कितनी देर तक वह हैरत से इन टुकड़ों को और कोट को देखती रहीं और आखिर में इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई वो बहुत खूबसूरत और मायने खेज थी। इसकी लाइफ सीधी सादी थी। किसी लड़की का इससे जुड़े किसी ख्याल का कोई गुज़र ना था। प्यार मोहब्बत तो दूसरे वो कायल ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मामा ने नौरीन से मिलवाया था। अच्छी थी और तकरीबन वैसी जैसी उसे चाहिए थी। एजुकेटेड, मैच्योर, कॉन्फिडेंट। लेकिन वो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ बोल्ड भी बहुत ज़्यादा थी। ना बहुत डरपोक, ना बात बात पर रोने वाली। ऐसी लड़कियां इसे बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जबकि तहज़ीब में ये सारी बातें मौजूद थीं। वो शर्मीली भी थी, डरपोक भी थी, रोने की शौकीन भी बहुत थी और कम उम्र भी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो इसे अच्छी लगने लगी? बल्कि वो जो इसके लिए महसूस कर रहा था वो एहसास पसंदीदगी से कुछ बढ़कर था। दरवाज़ा धड़ से खुला था और इसने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा जहां हसन खड़ा था। इसे देखकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और इसके सामने काउच पर बैठ गया। ये अंधेरे कमरे में बुझे हुए चिराग की तरह क्यों पड़े हो? दाऊद ने गुस्से से इसे घूरा। क्यों, मैं अकेला नहीं बैठ सकता? अकेले बैठकर किससे याद किया जा रहा है? तुम्हें, दाऊद ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। ओह, मैं भी कहूँ, तुमसे मिलने के लिए दिल क्यों इतना बेकरार था? काम की बात करो। तुमने शादी से मना क्यों किया है? क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते कि नौरीन से शादी नहीं करना चाहते? दाऊद ने आंखें खोली और इसे देखा, जो महसूस सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए इसे देख रहा था। क्या इसकी वजह तहज़ीब है?
हसन की बात सुनकर दाऊद उछल पड़ा था और इसके चेहरे पर आने वाले तासुरात ये पर हसन भी हैरान था। इसने तो ऐसे ही तुक्का लगाया था। तुम? हसन की तुम पर हैरत ही हैरत थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और मुझे क्यों पता नहीं चला? और हसन के सवालों के जवाब तो खुद इसके पास भी नहीं थे। पता नहीं, वो धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन यार तहजीब तो बहुत डिफरेंट है। जिस तरह की लड़की तुम्हें पसंद थी तो फिर ये। हसन रुककर इसका चेहरा देखने लगा और फिर से खामोश देखकर मुस्कुरा दिया। बड़े सही कहते हैं, दिल आए गधी पर तो हूर क्या चीज़ है। शट अप हसन। तहजीब को गधी कहने पर दाऊद ने गुस्से से घुरा। ओह, तो ये बात है। हसन ने अबरोज काकर इसे देखा। तो मुझे मोहतरमा तहजीब भाभी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अब की बार दाऊद मुस्कुरा दिया था। वाकई तुम्हारे हुस्न सलूक का बेहतरीन नमूना उसके दाएं गाल पर मैं देख चुका हूँ। हसन ने जैसे इसकी कैफियत से मज़ा लिया था। फ़िक्र ना करो यार, अगर ना मानी तो इसे उठा कर ले आएंगे। आखिर पुलिस वाले होने का भी तो कुछ फ़ायदा हो। हसन के कहने पर इसकी हंसी निकल गई। दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और कमर बेगम के साथ दानियाल अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो आंटी, आपका शक बिल्कुल सही था। कमर बेगम बेतहाशा खुश हो गई। उन्होंने दाऊद के कंधे पर हाथ फेरा। पगले, मुझे तो बताता। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। तहजीब के घर वालों से बात करती हूँ। मेरे बेटे का घर जितनी जल्दी आबाद हो जाएगा उतना ही अच्छा है। आपके पास तहजीब का नंबर है? हसन ने पूछा। हाँ, जाते हुए मैंने उनसे नंबर ले लिया था। हसन ने बेसाख्ता इन्हें दाद दी थी। कमर बेगम तहजीब के घर का नंबर मिला रही थी। दानियाल और हसन इनके गिर्द बैठे थे, जबकि इनसे कुछ फासले पे बेनियाज़ी ज़ाहिर करते हुए टीवी देख रहा था। लेकिन इसके सारे एहसासात फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू पे थे। फ़ोन तहजीब की बहन ने उठाया था। सलाम दुआ के बाद कमर बेगम ने तहजीब को बुलाने को कहा था। दाऊद को न जाने क्यों अपनी धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। वो एक मैच्योर आदमी था, नौ उम्र लड़का नहीं था, लेकिन दिल की हरकतें नौ उम्र लड़कों जैसी थीं। हसन ने स्पीकर ऑन कर दिया था और कुछ देर बाद इसने तहजीब की हेलो सुनी थी। वो पहली बार तहजीब की आवाज़ फ़ोन पर सुन रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसने इसे पहचान लिया था। कैसी हो बेटा? मैं दाऊद की मामा बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हैं, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, हम कहते हुए उन्होंने दाऊद की तरफ देखा। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। दाऊद को लगा जैसे वो रो पड़ी है। इसने नज़रें घुमाकर कमर बेगम की तरफ देखा। तो फिर मिलने आ जाओ। कमर बेगम के कहने पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इसकी खामोशी में कमर बेगम ने बात बदली। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ज़ख्म ठीक हुआ? जी, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आया। घर में सब ठीक हैं आंटी? कुछ देर बाद इसकी झिझकती हुई आवाज़ पर हसन ने इसको कुशन मारा था। दानियाल के बारे में पूछ रही हो या दाऊद के बारे में? कमर बेगम के सवाल पर दाऊद के हवास अलर्ट हो गए थे। किसका फ़ोन है तहजीब? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। अब्बू, इस्लामाबाद से आंटी का फ़ोन है। जवाब। अच्छा, मुझे फ़ोन दो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। इनकी आवाज़ बहुत वाज़ेह इन चारों को सुनाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को ही फ़ोन करने वाला था। खैरियत थी? कमर बेगम परेशानी से बोली। जी खैरियत है, बल्कि खुशी की बात है। तहजीब की शादी की डेट फ़िक्स हो गई है। आपको कार्ड भेजेंगे, लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहता था। दाऊद को लगा इसके कानों के पास धमाका हुआ है, इतना शदीद कि अचानक इर्द गिर्द हर तरफ सन्नाटा छा गया। इन तीनों ने एक साथ दाऊद की तरफ देखा। तहजीब की शादी? वो बामुश्किल इतना ही कह सकी। जी, मेरे भतीजे इमरान से मंगनी तो काफ़ी साल गुजरे हो चुकी हैं। आप सब ज़रूर आइएगा और दाऊद साहब को भी ज़रूर लाइएगा। जी। कमर बेगम ने बामुश्किल 2-3 जुमले बोले और फ़ोन रख दिया। वो सब खामोशी से दाऊद को देखने लगे। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि यूं बिखर जाता। ख़ुद को कंपोज करने में उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन उसने ख़ुद को कंपोज कर ही लिया। उसने नज़रें घुमाकर इन्हें देखा। क्या हुआ, आप लोग ऐसे खामोश क्यों हो गए हैं? इसके पूछने पर वो तीनों यूं ही खामोश रहे। तो वो जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। हम सोच रहे हैं
ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा भी वही सोचे जो हम सोच रहे हैं, और दुनिया सिर्फ तहज़ीब पर ही ख़त्म नहीं होती। पता नहीं उसने इनको तसल्ली दी थी या ख़ुद को। अब ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं दाऊद। वो पलटने लगा जब कमर बेगम की आवाज़ पर रुक गया। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? अगर हुआ भी तो क्या हो सकता है मामा, कहकर वह बाहर निकल गया, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इसे घर आए हुए 1 माह हो चला था। इस दौरान इसने महसूस किया ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब तक वो जो गुजारी थी वो एक ख्वाब था, सुहाना ख्वाब। ज़िंदगी क्या होती है अपनी पूरी हकीकत और तलखियों के साथ इस 1 माह में इसके सामने आई थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, किसी को पता नहीं था इसके साथ क्या हुआ है सिवाय घर वालों के, लेकिन कभी कभी अपने गैरों से भी बढ़कर बुरे हो जाते हैं। अगर इसे पता होता कि इसकी साफ गोई इसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी तो कभी मानी को इस राज में शरीक ना करती। इसने तो अपना समझकर सब कुछ बताया था, कुछ भी ना छुपाया था। इसे मानी पर यकीन था, वो इसका बचपन का साथी था, वो तो इसे समझता था। इसने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन चची आकर जिस तरह ज़ुबान के तीर चलाकर जाती थी वो कितने दिन तक निढाल रहती थी। चची का जो रवैया इसके साथ था वो इसे अंदर ही अंदर सहमाया जाता था। आज जब कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई, कोई खुशी इसके दिल के अंदर नहीं जागी थी। अजीब सी परेशानी, घबराहट हर वक्त अपनी लपेट में लिए रखती थी। स्कूल की जॉब उसने छोड़ दी थी, लोगों से मिलना बंद कर दिया था, और जो हर वक्त चहकती फिरती थी इसकी हंसी कहीं खो गई थी। अगर वो किसी जगह पर बैठी तो घंटों वहीं पे बैठी रहती। ज़ुबैदा बेगम जो कि इसकी शरारतों से नाला थी, अब इसे देखती तो ठंडी आहें भरती। वो इसकी खिलखिलाती हंसी सुनने के लिए तरस गई थी। अम्मी ये चाय। कश्यप की आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर सर उठाया। क्या सोच रही हैं अम्मी? कश्यप की आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर सर उठाया। क्या सोच रही हैं अम्मी? कश्यप ने गौर से इनका चेहरा देखा जो काफ़ी परेशान लग रहा था। मैं तहज़ीब के बारे में सोच रही हूँ। जब से वापस आई हैं बहुत चुप चुप रहने लगी है, पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती है। मैं इसे यूँ गुमसुम देखती हूँ तो बहुत परेशानी होती है। बात करते करते इसकी आवाज़ भर गई। अम्मी आप यूँ परेशान होंगी तो तहज़ीब को कौन हौसला देगा? आपको पता है वह कैसे हालात से गुज़र रही है, अभी डरी हुई है। इस वक्त तो इन बातों को भुलाने में कुछ वक्त तो लगेगा, फिर कुछ दिनों तक इसकी शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कश्यप ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उनका हाथ थामा था। यही तो परेशानी वाली बात है, कुछ दिनों तक इसकी शादी है लेकिन कोई खुशी कोई रौनक इसके चेहरे पर नहीं, मुरझा कर रह गई है। सादिया का तो तुम्हें पता है इतनी फजूल बातें करती है, मैं सिर्फ गुस्से से खोल कर रह जाती हूँ, इसे कुछ कह भी नहीं सकती। इस हादसे में मेरी बच्ची का क्या कसूर था? हालात की चक्की में मैं भी तो वही पिस रही है। तुम्हारे बाप को मना भी किया था इतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स ना करें। अभी बच्ची इस हादसे से समझी भी नहीं, लेकिन नहीं, मेरी आज तक इन्होंने कोई बात सुनी है जो ये सुनेंगे। मैंने इतना मना किया तहज़ीब को ना भेजें, लेकिन तब भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। भुगत रहे हैं अब भी अपनी मनमानी। अम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इससे ज़्यादा क्या कह सकती थी? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती फ़ोन की बेल हुई। किसका फ़ोन था? ज़ुबैदा ने कश्यप को सवालिया नज़रों से देखा। पता नहीं कोई बोलता ही नहीं, आजकल मिस कॉल्स बहुत आ रही हैं, इसने कहकर अपना चाय का मग उठा लिया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़ुबैदा खुद कलामी के अंदाज में बोली। कश्यप दाऊद को फ़ोन करके बताओ कि यूँ मिस कॉल्स आ रही हैं। अम्मी ये कोई बड़ी बात नहीं कि उनको तकलीफ़ दी जाए, रॉन्ग कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। 4 दिन बाद घर में शादी है, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद कुछ बुरा हो। तुम फ़ोन करो। अच्छा। वो फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। SSP दाऊद स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्यप बात कर रही हूँ, तहज़ीब की सिस्टर। जी कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। हमारे घर में कई दिन से मिस कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन उठाओ तो कोई बोलता नहीं। हमने तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताऊँ। नंबर क्या है? नंबर हर बार मुख्तलिफ होता है। ठीक है, फिर भी आप मुझे नोट करवा दें।
कश्यप आईजी से देखकर लिखवाती जा रही थी। वैसे प्रॉब्लम वाली तो कोई बात नहीं, नहीं आप परेशान ना हो, दाऊद ने इसे तसल्ली दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल 4 दिन के बाद तहसीब की शादी है, तो हम चाहते हैं खुश उसलूबी से काम हो जाए। वैसे आपको शादी का कार्ड तो मिल गया? जी, काफ़ी देर बाद वो बोला। तो आप आ रहे हैं ना? अगर ज़रूरी काम ना हो तो शायद। ओके कश्यप, इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। मैं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ, आप भी मोहतात रहें, और अगर ऐसी वैसी बात हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखकर उसने कुर्सी की बैक से टेक लगाई। किसका फ़ोन था? हसन के पूछने पर वो सीधा हो गया। तहजीब की बहन का था। ओह, तो सारी साहिबा का फ़ोन था। हसन के मजाक करने पर उसने सुलगती नज़रों से इसे देखा तो हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बाबर का कुछ पता चला? हाँ, इत्तला मिली है कि वो आजकल लाहौर में है। दाऊद ने चौंक कर हसन को देखा। इसके ठिकाने का पता लगाओ, हमें इसे हर हाल में गिरफ्तार करना है। हसन ने एक नज़र इसके सख्त चेहरे को देखा और खड़ा हो गया। हेलो, क्या हो रहा है? इमरान ने तहजीब की आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंक कर मुतवज्जा हुई। हेलो, वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम कब आए? तभी जब तुम किसी की यादों में गुम थी। इसके तंज में डूबी आवाज़ में तहजीब ने इसकी शक्ल देखी। वो खोजती नज़रों से इसे देख रहा था। मानी, इस तरह की बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तहजीब की पेशानी पर ना चाहते हुए भी कई शिकनें नमूदार हुई थी। क्या मतलब हो सकता है? मैंने सीधी सी बात की है। अब तुम्हें क्या लगा मैं क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कंधे उचकाकर सामने देखा। तहजीब ने बड़े दुख से इसे देखा, फिर आंखें बंद करके ख़ुद को कंपोज किया। तुम इतने दिन से आ नहीं रहे थे, क्यों? तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ। अच्छा, हैरत है मानी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब के वो रो पड़ी। तो और कैसी बातें करूं? 4 दिन बाद हमारी शादी है और तुम सो की कैफियत तारी किए बैठी हो। कभी कभी तो मुझे लगता है अम्मी ठीक कहती हैं कि तुम भी इस लड़के को बात करते करते अचानक वो चुप कर गया, लेकिन जो तीर वो छोड़ कर गया था वो अपना काम कर चुका था। कुछ देर तक तो वो बोल ही नहीं सकी। मानी, बड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला, तुम भी ऐसा सोच सकते हो? और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था।